हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक बार आ गया हूं क्लास 12 की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जैसा कि मेरे पीछे दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पीछे मैंने बहुत सारे टॉपिक बना रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाकर देख सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो जाके देख सकते हैं। वो भी टॉपिक और ये भी टॉपिक दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों ही टॉपिक गॉस की प्रमेय के नियम के अनुप्रयोग से हैं। ठीक है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं इनको प्रूव करने के लिए गॉस के नियम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम गॉस की प्रमेय देखते हैं तो भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, इसकी हेल्प से ये हमारे पास है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्योंकि इसके अनुप्रयोग ही है, दूसरे नंबर का अनुप्रयोग है ये। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट, समतल अचालक चादर के निकट एक समान आवेशित होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट्स, कि डायग्राम जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही डायग्राम भी बनाना है। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर बनानी है हमें। इसका विस्तार अनंत है, मतलब हम मान लेते हैं कि एक बहुत अनंत विस्तार की चादर है, जिसको हमने यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरफ इसका विस्तार बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक, ये शीट है, प्लेन शीट है। ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब हम इस पे धनावेश ले लेते हैं। ये जो धनावेश है इस पर एक समान रूप से वितरित है। इस पूरी चादर पर धनावेश है बेटा, एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, हाँ। अब क्या है कि इससे आर दूरी पर, इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P की डिस्टेंस कितनी बताई मैंने? R डिस्टेंस पर एक बिंदु P है। सेम डिस्टेंस पर चादर के R पर दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश है। ठीक है, बिंदु P के समीप चादर के दूसरी तरफ एक बिंदु P डैश है। अब हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इस चादर के आर पार एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी है, मतलब पृष्ठ खींच लेना है जो कि गॉसियन बेलनाकार होगा। अब यहाँ पे गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ ही क्यों खींचा जाएगा? तो भाई हमें गॉस के नियम से क्या पता चलता था कि गॉस का नियम कहता है कि आवेश को परिबद्ध करने वाला एक कोई हमें पृष्ठ चाहिए। तो यहाँ पे इस आवेश को परिबद्ध करने के लिए जो गॉसियन पृष्ठ आएगा वो बेलनाकार ही होगा, और हम इसको परिबद्ध कर ही नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे चाहें कि गोलाकार ले लें तो गोले में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका विस्तार कैसा है? अनंत है। ठीक है, इसका विस्तार कैसा भाई? अनंत है। तो अनंत विस्तार की है, इसके लिए हम इसको किसी से बाउंड नहीं कर सकते। तो हम क्या ले लें कि भाई इसके बीचों बीच से क्या ले लें? गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेते हैं, जो कि कहां से होकर गुजरना चाहिए? बिंदु P व P डैश से होकर गुजरना चाहिए। तो भाई हम बनाते हैं गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ। अभी मैं इसको थोड़ा रेस्ट की दे रहा हूं। जो कि गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है, इसका सरफेस कितना है? एरिया कितना है? A है। ठीक है, एरिया इसका कितना है? A। बेटा यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P, और इस जगह पर हम लिख ले रहे हैं बिंदु P डैश। ठीक, अब बात करते हैं भाई, ये होगा गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ जिसकी लंबाई पूरी L लंबाई का है। ठीक है, अब इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा कहां पे होगी? बाहर की तरफ होगी, वेक्टर E। अब ये बाहर की तरफ क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो
चादर है, ये पूरी चादर है, कैसी है, धनावेशित है। तो धनावेश के कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक, और इस चादर के प्रत्येक बिंदु पर इस तीव्रता ई का परिमाण जो रहेगा नियत रहेगा, हर एक बिंदु पर तीव्रता ई समान रहेगी और दिशा कहां रहेगी, त्रिज्यता बाहर की ओर। ठीक, अब अगर हम इसी बिंदु पर बात करें कि भाई हमारे पास जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कैसा होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा, वेक्टर डीए। अब ये मैंने बहुत पहले बता रहा, अगर हमें कोई भी ऐसे लेना है कोई भी सरफेस हमारे पास, उसके कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल वेक्टर वो कहां पे रहेगा, बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर कहां पे रहेगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की है और जिसको ये वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं इसको। तो एरिया वेक्टर यहां भी रहेगा बाहर की तरफ। सेम चीज इस पॉइंट पे बात करते हैं बेटा कि यहाँ पर भी जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा भी कहां होगी, बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल जो अवयव डीए होगा वो भी कहां पे होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि गॉसियन बेलनाकार के दोनों जो सर्कुलर एजेस हैं, जो वृत्ताकार किनारे हैं इसके, इन दोनों पर ई और डी दोनों ही बाहर की तरफ है और दोनों ही समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक, इन दोनों के बीच कोई भी कोण नहीं बनेगा। भाई अगर कोई भी चीज समांतर होती है तो क्या यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सेम चीज इस तरफ भी हो रही है। अब बात करें कि क्या भाई ये जो बेलन है इसका जो कर्व सरफेस है, ये जो एरिया है बेटा इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस बेलन का। ठीक, ये कौन सा है भाई, कर्व सरफेस, यानी कि बेलन का ये वक्र पृष्ठ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ पर अगर हम थोड़ा सा एरिया ले लें, कोई भी स्मॉल एरिया सेगमेंट हम यहाँ पे ले लें, लघु क्षेत्रफल अवयव, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इतना लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया, तो इस लघु क्षेत्रफल अवयव के कारण जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी, त्रिज्यता बाहर की तरफ होगी। लेकिन इसी बिंदु पर अगर हम बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे, तो देखो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे है, बाहर की तरफ है, यानी कि इस बिंदु पर भी तीव्रता कहां पे होगी, बाहर की तरफ होगी। कहीं पर भी ले लें, अगर यहाँ पर भी लेना चाहें कि क्षेत्रफल अवयव की दिशा देखना चाहें तो ये भी कहां पे होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा। और इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो भी कहां पे होगी बेटा, इस तरफ होगी, बाहर की तरफ। यानी कि इन दोनों में कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब एक बार पूरा सीन समझ लेते हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि भाई अनंत विस्तार की एक समान अचालक चादर के निकट तीव्रता ज्ञात करनी है हमको, तो इसके लिए हमें क्या लेना है, अनंत विस्तार की क्या ले लेनी है, एक चादर लेनी है जो धनावेशित है। चादर से दूरी पर एक बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इस आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई गॉसियन पृष्ठ चाहिए, तो हम उस गॉसियन पृष्ठ को मान लेते हैं कि बेलनाकार है, जो आवेश को क्या कर रहा है भाई, परिबद्ध कर रहा है। ठीक, अब बिंदु पी पर ही ई और डी दोनों की दिशा बाहर की तरफ है और दोनों ही समांतर हैं। बिंदु पी के सम्मिलित बिंदु पी से चादर की दूसरी तरफ है, यहाँ पर भी ई और डी दोनों ही कैसे हैं बेटा, बाहर की तरफ है और दोनों यहाँ भी समांतर हैं। अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठों में जो डीए होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर की ओर। भाई यहाँ पे क्षेत्रफल ऐसे हो गया, क्षेत्रफल अवयव ऐसे है, तो इससे हम बाहर की तरफ ले लेंगे, हमेशा उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है, एरिया वेक्टर की बाहर की तरफ। और अभी भी पृष्ठ की आवेश की तीव्रता कहाँ पे जा रही है, बाहर की तरफ। तो इन बिंदुओं पर कहीं पर भी जो हमारे पास कौन सा बेटा, ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ पर ई और डी 90 अंक का कोण बनाएंगे। ठीक, इसलिए यहां पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अभी बात करते हैं, ध्यान से समझना है कि गॉसियन बेलनाकार, गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, इंटीग्रल लगा सकते हैं, ये सरफेस के लिए है, एरिया सरफेस के लिए है। ठीक, इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई और डी ए के बीच में कोण कितना है बेटा, थीटा 90 डिग्री है, यानी कि ई डी ए कॉस 90। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, अर्थात जो फाई ई हो जाएगा वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 जैसे 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या कर देगा, 0। ये किसके लिए है बेटा, गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स कैसा है बेटा, 0 है, यानी कि इन जगहों पर सब जगह पर वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैद्युत फ्लक्स संबद्ध नहीं है।
तो भाई अब बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स बचेगा कहाँ। तो वैद्युत फ्लक्स बचेगा बेलनाकार पृष्ठ के इन एजेस पर, सर्कुलर फेसेस पर बचेगा। जो सर्कुलर फेस हैं यानी कि वृत्ताकार जो किनारे हैं, इसके वृत्ताकार सिरे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। वो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वही बात करनी है। ये तो शून्य हो जाएगा, तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, अब चलते हैं हम इसको डिराइव कैसे करेंगे। डायग्राम पूरा समझ में आ गया होगा। इसको डिराइव करने के लिए एक चीज की हमें और जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये चादर है, इसका जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। तो हम सबसे पहले बात करें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ठीक, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये होता है हमारे पास आवेश का पृष्ठ घनत्व कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी भाई कि हमारे पास कोई भी चादर होगा उसमें एरिया होगा। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उसकी कहलाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि प्रति क्षेत्रफल में। ठीक है, जो हमारे पास चादर है, ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में से एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है, अर्थात सिग्मा बराबर Q अपॉन A। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना है। अब डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं कि गॉसियन बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा बेटा फाई इज इक्वल्स टू। अब देखो भाई, फाई ई जब निकाला जाएगा तो मैंने बताया कि यहीं पर केवल है, इस जगह पर हमारे पास केवल वैद्युत फ्लक्स बचा है इन दोनों एजेस पर। यहाँ पर तो पूरी जगह शून्य है, यानी कि इस एजेस के लिए और प्लस इस एजेस के लिए केवल फाई ई एग्जिस्ट करेगा, अर्थात फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल, यहाँ भी सरफेस लिख देते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस इंटीग्रल, ये सरफेस के लिए होता है बेटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। दोनों एजेस के लिए, इसके लिए ये है और उस वाले एजेस के लिए इतना है, यानी कि देखो दोनों के समान समान है। अर्थात हम इसको ऐसा कर लें क्या कि फाई ई इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ई का मान चादर पर हर जगह कैसा है, समान है, अतः हम इसको भी क्या कर सकते हैं बेटा, बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू 2e इंटीग्रल सरफेस के लिए, और यहाँ पे क्या कर दिया जाए, dA और cos थीटा, क्योंकि थीटा बराबर कितना है भाई, 0 है, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 0 है, अर्थात हमारे पास बचेगा फाई इज इक्वल्स टू 2e इंटीग्रल dA। अब ये इंटीग्रल भी है और dA भी है। ये dA क्या था, लघु क्षेत्रफल का अवयव था, मतलब हमारे पास स्मॉल एरिया सेगमेंट था, उसी का हमने इंटीग्रल कर दिया तो ये पूरा हो जाएगा, अर्थात ये बचेगा हमारे पास 2EA। फाई ई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2EA। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से भी एक फाई ई निकलता है, गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर भी फाई इक्वल टू ये निकला है, अगर इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए तो फाई इक्वल टू कितना निकला है, 2EA, और यहाँ गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों की हम अगर कंपेयर करवा दें बेटा तो हमारे पास आ जाएगा फाई ई की ये वैल्यू, फाई की वैल्यू यानी कि 2EA इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ई से मतलब रखना है, क्योंकि ई को फाइंड आउट करना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी हमें, ये क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, तो ई को इस तरफ रख के बाकी सारी चीजें हटा दें यहाँ पे, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए। अगर देखा जाए भाई ये जो Q अपॉन ए होता है, ये जो Q अपॉन ए है ये किसके इक्वल है, इधर मैंने लिखा था कि जो Q अपॉन ए है वो क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, अर्थात यहाँ पे हम कर लें E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का व्यंजक, किसके लिए? अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट तीव्रता का व्यंजक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने डायग्राम बना लिया, एक चादर ले ली है, इसके आर पर एक गौशियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया है। गौशियन बेलनाकार पृष्ठ के जो वक्र पृष्ठ होगा उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य होता है, और इसके जो वृत्ताकार किनारे होते हैं इनमें कुछ संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होता है। इसलिए पूरे गौशियन बेलनाकार पृष्ठ के लिए हमें क्या निकाल लेना है? वैद्युत फ्लक्स, जो कि हो जाएगा phi इक्वल्स टू EDA और EDA, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा EDA। डॉट प्रोडक्ट लिखने के लिए हमें EDA cos थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, 2E, क्योंकि E का मान सब जगह बराबर है तो हम E को कर लेंगे बाहर, इंटीग्रल DA cos थीटा बचेगा, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0 है, E और DA एक जगह समांतर है और कोई कोण नहीं बन रहा है, इसलिए थीटा हो जाएगा 0। बचेगा हमारे पास phi इक्वल्स टू 2E इंटीग्रल DA, और ये जो पूरा DA है ये एरिया ही है बेटा, इसलिए लिख देंगे 2EA। अब ये भी phi E निकल गया है वैद्युत फ्लक्स, और हमें गॉस की प्रमेय से भी जानते हैं वैद्युत फ्लक्स phi E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 2E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके तुलना करके, तो E इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। जो Q अपॉन A होता है वो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, जो सिग्मा के बराबर होता है, तो यहाँ पे रख देंगे सिग्मा, अर्थात E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रहेगा हमारे पास अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक से एक बार देख लें, जिसको समझ में ना आए स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम बात करें बेटा कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, तो हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, वेक्टर निरूपण। वेक्टर निरूपण तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बेटा वेक्टर E इज इक्वल्स टू, एक मिनट, वेक्टर E इज इक्वल्स टू हमें करना है बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में कैप n। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर निरूपण। ठीक है, तो ये वेक्टर निरूपण कभी कभी ऑप्शनल में पूछ दिया जाएगा कि वेक्टरली डिनोट कैसे करते हैं हम E को, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैप n, जहां पर n होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करना चाहूंगा, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक, आते हैं भाई। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फॉर्मूला मिला है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो R से स्वतंत्र होगी, R से स्वतंत्र होगी, मतलब R पर निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र होगी। अब ये बात क्या है बेटा, यानी कि इस सीट से कितनी भी दूरी पर हम चले जाएं, ठीक है, इस सीट से कितनी भी दूरी पर चले जाएं, वहां पर तीव्रता यही रहेगी। ठीक है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो तीव्रता है वो R पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि फॉर्मूले में भी देख सकते हैं इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कहीं पर R मिला हमको, कहीं पर नहीं मिला, तो हम सीट से कितनी भी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, उस तीव्रता का व्यंजक यही रहेगा, तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। और एक बात, यदि प्लेट धनावेशित है, यदि प्लेट धनावेशित है, तब जो सिग्मा होगा वो 0 से बड़ा होगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी होगी, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बेटा कैसी होगी, धनात्मक होगी, वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0। और E की दिशा, यानी कि जो वेक्टर E है उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। अब बात करते हैं हम लोग कि यदि हमारे पास इस प्लेट में से निगेटिव आवेश होता, निगेटिव चार्ज होता, ऋणात्मक आवेश होता, तब क्या करते भाई, तो यदि प्लेट ऋणावेशित है, ठीक है, यानी कि ऋणावेशित है बेटा, तब क्या होगा, यदि प्लेट ऋणावेशित है तब सिग्मा जो होगा लेस देन 0, यानी कि सिग्मा
वो 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा। हमारे पास जो है पृष्ठ घनत्व तो वो कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। और ई की दिशा अंदर की ओर होगी, ई की दिशा अंदर की ओर होगी। बस इतने पॉइंट हैं हमारे पास कि यदि हमारे पास यहाँ पे ऋणात्मक आवेश से लिया जाएगा तो ई की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो जाएगी, और जो चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ घनत्व है वो ऋणात्मक आ जाएगा, 0 से छोटा आएगा। यदि हमारे पास जो प्लेट धनावेशित है तो सिग्मा का मान भी धनावेशित होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा, और ई की दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, और जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस व्यंजक के लिए वो r से पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी कि r पर निर्भर नहीं करती है। कुल मिला के कितनी भी दूरी पर हम अगर तीव्रता निकालेंगे तो तीव्रता का मान यही आएगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो पर धमाकेदार टॉपिक के साथ। सबको मेरा राधे राधे।